नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आपके अपने मन पसंदीदा चैनल यानी उत्कर्ष परिवार में। आप कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और होली के रंगों में इन दिनों झूम रहे होंगे। क्या भाई, होली के रंगों में इन दिनों झूम रहे होंगे। लेकिन होली के रंगों में झूमने के अलावा पढ़ाई को जारी रखना है। पढ़ाई एकदम चलती रहनी चाहिए, चाहे धीरे धीरे ही चले पर चलती रहे, बेहतर तरीके से चलती रहे, एक रफ्तार में चलती रहे साथियों। तो मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मन पसंदीदा चैनल यानी उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो सेशन हमने लिया है इसमें हम चाहते हैं कि होली से पहले पहले एक बार पुराने जितने प्रश्न हैं उन सभी का रिवीजन करा दिया जाए। तो याद रखना, आज हम लोग ज़्यादातर प्रश्न रिवीजन वाले हैं। क्या है ये जो सेगमेंट है, ये किस प्रकार का है? रिवीजन वाला सेगमेंट है साथियों। आज पुराने जितने प्रश्न हैं, मान के चलिए कि 16 मार्च 17 मार्च तक के सभी चीज़ें, यानी 1 मार्च से लेकर और 16-17 मार्च तक के सभी अच्छे प्रश्नों का रिवीजन कर लिया जाए। तो एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे और एक बार महीना जब समाप्त होगा तो वहाँ तक रिवीजन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा मार्च हम लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, सभी बच्चे बड़े आराम से बताएं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब का उद्घाटन किया गया? क्या प्रदेश की पहली स्टेम लैब का उद्घाटन किया गया? ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ प्रदेश की पहली स्टेम लैब का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि स्टेम लैब, जो बच्चे भूल चुके हैं वो याद रखें कि स्टेम लैब है क्या। तो स्टेम लैब साथियों विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित एक यंत्र है। क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक यंत्र है और वर्तमान में ना इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। क्या? नवाचार को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। आप सभी को पता है भाई, एआई का ज़माना है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो एआई के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक स्टेम लैब की स्थापना की गई है और इस स्टेम लैब को कहाँ पर स्थापित किया गया है? वाराणसी में स्थापित किया गया है। ऐसी दशा में प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वाराणसी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या? वाराणसी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और सभी बच्चे उत्तर देंगे इसका क्या? वाराणसी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलो भाई, बहुत अच्छे से। हाँ, तो उत्तर क्या होगा? वाराणसी हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? अब देखो, हमने शुरू किया था एक योजना। क्या भाई? तो हमने शुरू किया था 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को हमने एक स्कीम शुरू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने स्कीम शुरू किया था 24 जनवरी 2018 को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम शुरू किया था। और वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम है, ये स्कीम हमने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि हर जिले के एक उत्पाद को चिन्हित करना। हमने टैगलाइन भी इसकी रखी थी, 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या? 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हमने इसकी टैगलाइन रखी थी। तो 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश ये हमने टैगलाइन रखी थी। कहाँ की? तो भाई साहब इस योजना की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इसके बाद हमने शुरू किया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। कौन सा? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना ये हमने शुरू किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना ये हमने शुरू किया था। ये भी देख सकते हो कि हर जिले से एक खेल को बढ़ावा दिया जाए, इस उद्देश्य से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू किया था। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हर तहसील में भी एक फायर स्टेशन बने। देखो, ज़्यादातर जिलों में फायर स्टेशन है पर हर तहसील में नहीं है। ऐसी दशा में कुल 351 तहसीलों में फायर स्टेशन बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, फायर स्टेशन का उद्देश्य क्या है? आपदा को क्या करना? तो मिनिमाइज करना। अगर बात करें आपदाओं की तो उत्तर प्रदेश में आग की जो घटनाएं हैं, आग की जो घटनाएं हैं ये लू के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या? आग की घटनाएं आप देखेंगे तो लू के दौरान, जब लू चलता है इस दौरान बहुत बढ़ जाती हैं और इसी समय ये घटनाएं बढ़ती हैं। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम हो, मिनिमाइज करने के उद्देश्य से हमने शुरुआत किया है इसका और ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी और जैविक विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का उद्घाटन भाई साहब यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? अब देखो, ये कहा जाता है विज्ञान का
बायो एशिया को देखेंगे तो विज्ञान का सबसे बड़ा आयोजन है। क्या है? विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन के रूप में इसको देखा जा रहा है। विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन के रूप में इसको देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सम्मेलन है बायो एशिया, विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन है, ध्यान रखना। और ये जो बायो एशिया विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया गया रेवंत रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा? रेवंत रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया था। और अगर इसका उद्घाटन रेवंत रेड्डी ने किया है तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन बायो एशिया की बात करें, उद्घाटन किया गया रेवंत रेड्डी के द्वारा। और अगर बात करें कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हरित हाइड्रोजन से चलने वाली नौका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित हाइड्रोजन से चलने वाली जो नौका है ना, इसको देखो, इसका फायदा क्या है भाई? एक तो ये शोर रहित है। क्या है? किसी भी प्रकार का शोर नहीं होगा, शोर रहित है। दूसरा क्या है? प्रदूषण रहित है। दूसरा क्या है? प्रदूषण रहित है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है कि एक तो ये शोर रहित है, दूसरा क्या है? प्रदूषण रहित है। अब देखो, शोर रहित और प्रदूषण रहित है, ऐसी दशा में अगर बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि शोर रहित और प्रदूषण रहित ये जो नौका है, हाइड्रोजन से चलने वाली नौका, इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका विकास किसने किया था? कोचीन शिपयार्ड ने। अगर पूछा जाए कौन से राज्य में इसकी शुरुआत की गई, तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो तमिलनाडु में इसका प्रारंभ किया गया है ना। प्रारंभ पूछा जाए कहाँ पर किया गया, तो तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड ने। अगर पूछा जाए भाई साहब की इसका विशेषता क्या है, तो शोर रहित है, साथ ही साथ प्रदूषण रहित है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। शोर रहित है और क्या है? प्रदूषण रहित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है? अब देखो भाई, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, ये तो वही राज्य कर सकता है जिसकी आबादी भी 5 करोड़ से ज़्यादा हो। और सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। ऐसी दशा में ध्यान रखना कि आयुष्मान कार्ड जो कि हेल्थ से संबंधित कार्ड है, इसको जारी करने वाला 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत इसमें लक्षित जो समूह है ना, 10 करोड़ परिवारों को लक्षित किया गया है। कितने? 10 करोड़ परिवारों को लक्षित किया गया है। और ये 10 करोड़ परिवारों को लक्षित किया गया है। अगर बात करा जाए 10 करोड़ परिवारों के तहत 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य, ये माना जाता है कि भाई साहब एक परिवार में 5 लोग तो होंगे ही, तो 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवारों को इसके तहत लाभ की उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसको समझना कि विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है आयुष्मान कार्ड योजना। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, उत्तर प्रदेश होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखो भाई, विश्व का सबसे बड़ा ये स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नवीन तिवारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नवीन तिवारी जी के द्वारा। ये कहाँ के उद्यमी हैं? तो ये कानपुर के उद्यमी हैं। कहाँ के? कानपुर के उद्यमी हैं नवीन तिवारी, इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे, हैं कहाँ के? कानपुर के उद्यमी हैं और नाम क्या है इसका? नवीन तिवारी है। ऑप्शन संख्या बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है? जन औषधि पहल, सबसे पहले अगर बात करें तो जन औषधि पहल है क्या, इसको समझना। जन औषधि जो पहल है, इसके तहत एग्रीमेंट किया जाता है, समझौता किया जाता है। जितनी जेनरिक दवाएं हैं, जेनरिक जो दवाएं हैं, इन जेनरिक दवाओं को अगर देखें, जेनरिक दवाओं को हम देखेंगे तो ये जेनरिक दवाएं कम दाम पर, क्या? जेनरिक दवाएं इस पहल के तहत जेनरिक दवाएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा। क्या भाई? कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये भारत सरकार के द्वारा कम मूल्य पर क्या कराई जाती हैं?
उपलब्ध कराई जाती हैं। याद रखना कि भारत सरकार के द्वारा कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं ये सभी चीज़ें। और अगर बात करें कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं तो अभी हाल ही में कौन इसमें शामिल हुआ है? मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी। मॉरिशस से एक दो सवाल जो पूछे जाते हैं प्रायः उसमें देखें तो मॉरिशस की राजधानी पूछी जाती है। राजधानी याद रखना है क्या होगा? पोर्ट लुइस हो जाएगा मॉरिशस की राजधानी। क्या? पोर्ट लुइस यह हो जाएगा मॉरिशस की राजधानी। इसको भी ध्यान रखना कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो अगर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा किए गए समझौतों की, क्या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए समझौतों की, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि केंद्र सरकार ने कहाँ से समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर ने समझौता किया है। कहाँ से? आईआईटी कानपुर से समझौता किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के साथ साथ अन्य जो 6 नदियां हैं उसमें दक्षिण भारत की नदियां भी हैं, जैसे गोदावरी है, नासिक है, इन सभी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। तो ये बेसिक सवाल है। क्या बताएंगे उत्तर इसका? ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया? अब देखो, एक परियोजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में और इसका नाम रखा गया धर्मपथ सड़क परियोजना। अगर बात करें तो धर्मपथ सड़क परियोजना यह शुरू कहां पर किया गया है? भारत का सिराज कहे जाने वाले जौनपुर में। कहां पर भाई? भारत का सिराज कहे जाने वाले जौनपुर में इसकी शुरुआत की गई है। ये जौनपुर को, ये जो सड़क है कहां कहां से जोड़ेगी? तो मेरी बात समझना, जौनपुर को एक तो मिर्जापुर से जोड़ेगी। कहां पर? जौनपुर को कहां से जोड़ेगी? मिर्जापुर विंध्याचल धाम से। दूसरा अयोध्या से जोड़ेगी और तीसरा कहां से जोड़ेगी? वाराणसी से। तो देख रहे हैं सभी के सभी जितनी नगरी हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में, सभी के सभी धार्मिक नगरी हैं। तो तुम याद रखना भाई कि वाराणसी से जुड़ेंगी। कहाँ से? वाराणसी से, अयोध्या से और मिर्जापुर से। सड़क का नाम क्या है? जौनपुर से सड़क शुरू की गई है तो नाम रखा गया क्या? धर्मपथ। धर्मपथ क्यों? सभी के सभी धार्मिक नगर ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो। शुरुआत कहाँ से की गई? जौनपुर से की गई। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगर पूछा जाए किसने इसका उद्घाटन किया तो इसने भाई साहब इसका शिलान्यास या उद्घाटन पूछा जाए तो यह किया था नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया अथवा शिलान्यास किया। तो ये वाला भी डेटा याद रखना है कि नितिन गडकरी ने इसका क्या किया? शिलान्यास किया, है ना। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्दरी उर्वरक प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया? अब देखो, अगर बात करें भारत का पहला उर्वरक प्लांट की, तो भारत का पहला उर्वरक प्लांट भी ये सिद्दरी उर्वरक प्लांट ही था। क्या? सिद्दरी उर्वरक प्लांट में ये भारत का पहला उर्वरक प्लांट था। सिद्दरी उर्वरक प्लांट ये भारत का पहला उर्वरक प्लांट था, लेकिन भाई साहब ये बंद हो गया था। क्या हो गया था? बंद हो गया था। अभी हाल ही में इसका पुनरुद्धार किया गया था और इसके बाद अब ये शुरू हो चुका है। क्या? अब ये शुरू हो चुका है। किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये है कहाँ सिद्दरी? तो झारखंड में है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, झारखंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। और सभी बच्चे इसका सही बता रहे हैं, है ना। झारखंड जब भी पढ़ते हो, आप सभी पढ़ते हो साहब, 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी बिहार से काट करके। अगर बात करें तो सरहुल पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो झारखंड में ही मनाया जाता है। क्या? सरहुल पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है सिद्दरी उर्वरक प्लांट क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर होगा? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? डायरेक्ट नोट करना, विशाखापत्तनम में। कहाँ पर भाई? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग। अब देखो भाई, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग की बात करें तो अभी हाल ही में क्या हो गया है? इनका निधन हो गया। क्या? हाल ही में इनका निधन हो गया। अगर सवाल पूछा जाए कहाँ के थे तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे भाई? उत्तर प्रदेश के थे। कई बार ये सांसद रह चुके हैं। क्या? कई बार ये सांसद रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 94 वर्ष की अवस्था में। ऐसी दशा में प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताओगे? ऑप्शन संख्या सी बताओगे, उत्तर प्रदेश। लगभग 94 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अब देखो भाई, डॉल्फिन अगर बात करें तो देश का जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। किसका? भाई भारत का जलीय जीव है।
न सिर्फ भारत का जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया है। अगर पूछा जाए ये बताओ बीते दिनों किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित कर दिया, तो उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी किसको घोषित किया गया, डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव घोषित कर दिया। अगर पूछा जाए ये बताइए डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया है, तो डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, एक बात ये है। अगर पूछा जाए बताइए डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बिहार में। कहाँ पर, बिहार में कहाँ, तो बिहार के पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको दिखाई देगा। बिहार में कहाँ पर, तो बिहार के पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दिखाई देगा। कौन सी नदी में, तो नदी हो जाएगी गंगा। गंगा नदी के तट पर आपको ये डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दिखाई देगा। आपको बताना चाहेंगे कि साहब गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है ना बिहार में, वो यहीं पर है, पटना में ही। अगर पूछा जाए बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है ये कहाँ पर है, बिहार में। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बिहार होगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। क्या होगा भाई, बिहार होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव पूछ लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव बताओगे बिहार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है। क्या भाई, नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है। देखो एक संस्था की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था कि साहब मुकाबला करना किसका, तो उस समय रूस का मुकाबला करना, जिसमें कई सारे देश शामिल हुआ करते थे। तो यूएसएसआर बोला जाता था इसको। यूएसएसआर के मुकाबला करने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना की गई, नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई। तो नाटो की स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई। अगर बात करा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये संस्था का मुख्यालय अगर बात करें तो यह मिलेगा कहाँ पर, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में अगर बात करें तो इस संस्था का मुख्यालय है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इस संस्था का मुख्यालय है। और अगर बात करें तो इसका इसमें याद रखना है 31वां पूछा जा सकता है और 32वां पूछा जा सकता है। जल्दी बताओ 31वां कौन सा है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो 31वां कौन सा। 31वां पूछा जाए तो 31वां है कौन सा, 31वां हो जाएगा साहब कौन सा, तो फिनलैंड। और 32वां कौन सा है, तो क्या बताओगे, स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। तो 32वां स्वीडन हो जाएगा और 31वां पूछा जाए तो क्या बताओगे, फिनलैंड बताओगे, है ना। ये दोनों ही बातें याद रखना है। नाटो की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, हटाएं इसको। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर बता दो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास की इकाई के साथ समझौता किया है। तो अब देखो आरईसी लिमिटेड है, अगर बात करें तो यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में, कहां पर, सिद्धार्थनगर में भाई साहब क्या हो, तो सिद्धार्थनगर में बच्चों के विज्ञान और शैक्षणिक विकास हो। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। क्या है, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। ऐसी दशा में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, बलरामपुर, महाराजगंज, इन क्षेत्रों में भी साक्षरता बहुत ही कम है। ऐसी दशा में सिद्धार्थनगर में आरईसी ने क्या किया है, समझौता किया है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो 5वां संस्करण है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है। देखो भाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, हरियाणा सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है ना। और अगर पूछा जाए ये बताइए साहब ये इसका आयोजन किस देश में किया गया, श्रीलंका में किया गया। कहाँ पर, श्रीलंका में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या, श्रीलंका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना या विकास अभियान की शुरुआत की। एम युवा अभियान की शुरुआत किसने की, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि साहब एम युवा विकास अभियान इसकी शुरुआत किसने की। तो याद रखना एम युवा विकास अभियान की बात करें तो याद रखो, अगर पूछा जाए भाई साहब एम युवा विकास योजना इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है युवाओं को क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वो क्या करें, तो रोजगार को प्रेरित हों।
तो एक तो युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना यही इसका उद्देश्य था। और किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि एम युवा ये अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। जैसे केंद्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, वैसे ही राज्यों में ये योजना है जिसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम? देखो, एक केंद्र सरकार ने योजना शुरू की, आकांक्षी जिला योजना। कौन सा? तो आकांक्षी जिला योजना। इस आकांक्षी जिला योजना को देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ सही रहा, तो फिर इन्होंने शुरू कर दिया आकांक्षी ब्लॉक योजना। और आकांक्षी ब्लॉक योजना में कौशाम्बी जिले का एक ब्लॉक था। आकांक्षी ब्लॉक योजना में कौशाम्बी जिले का एक ब्लॉक दूसरे स्थान पर आया था। तो आकांक्षी जिला योजना, फिर उसके बाद आकांक्षी ब्लॉक योजना, ये इन्होंने शुरू की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है क्या? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है आकांक्षी जिला योजना या आकांक्षी शहर कार्यक्रम। तो शुरुआत इसकी किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर आपसे पूछा जाएगा कि साहब बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? उत्तर नोट करेंगे। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है? सुमन कुमारी। क्या नाम है भाई? सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। आपसे ये भी प्रश्न पूछने वाले रहेगा, छपे हुए प्रश्नों में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर पूछा जाए तो इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के हिसार में। कहां पर भाई? हरियाणा के हिसार में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। और ये भी भाई साहब आपसे पूछा जाएगा। क्या? ये भी पूछा जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर हुआ? हरियाणा के हिसार में हुआ। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, हरियाणा का हिसार। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम क्या होता है, पहली बात समझना। अगर बात करें तो पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन भाई? पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसी तरीके से पंचायतों का चुनाव हो गया। इसके बाद देखोगे तो पंचायतों के चुनाव के बाद याद रखना कि पंचायतों के चुनाव के बाद अगर देखेंगे तो यहां पर तुम देख सकते हो कि नगर पालिका का भी चुनाव भी कौन करवाता है? तो नगर पालिका का जो चुनाव है, चाहे तुमसे पंचायतों का चुनाव पूछ ले चाहे नगर पालिका का चुनाव पूछ ले, ये दोनों ही करवाया जाएगा किसके द्वारा? नगर पालिका का चुनाव अथवा पंचायतों का चुनाव, ये दोनों ही करवाया जाएगा किसके द्वारा? तो ये दोनों ही करवाए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। और आरपी सिंह, क्या भाई? आरपी सिंह अगर बात करें तो आरपी सिंह को अभी हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आरपी सिंह हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ चलते हैं। अगला है, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखो भाई, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अगर बात करें तो किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ सांसद? तो यह चुना गया था यतिन भास्कर दुग्गल को। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो देखो भाई, प्रथम मेट्रो पूछ ले तब भी तुम क्या बताओगे? प्रथम मेट्रो की बात करें तो पहला जो मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, ये भी किसने शुरू किया था? तो प्रथम मेट्रो इसकी शुरुआत की गई थी कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर भाई? कलकत्ता में पहली मेट्रो शुरू की गई थी। अब तुमसे प्रथम अंडर वाटर मेट्रो पूछ ले तब भी तुम क्या बताओगे? कलकत्ता में ही बताओगे। क्या? पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछ ले कि भाई साहब पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो ये कहां पर शुरू किया गया? कलकत्ता में शुरू किया गया। कहां पर? कलकत्ता में शुरू किया गया पहला अंडर वाटर मेट्रो, है ना। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ प्रथम अंडर वाटर मेट्रो के अलावा अगर बात करें तो ये बताओ प्रथम अंडर वाटर मेट्रो के अलावा यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश, क्या भाई? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो शहर वाला प्रदेश है। इसको भी नोट कर लेना कि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेट्रो शहर वाला प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो शहर वाला प्रदेश है। ये वाला डेटा भी अपने को ध्यान रखना है।
कि सर्वाधिक मेट्रो शहर वाला प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो सभी बच्चे, यहाँ पर क्या बताओगे, पहला कलकत्ता, पहली अंडर वाटर मेट्रो ये भी शुरू किया गया कहाँ पर, कलकत्ता में। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा मेट्रो शहर कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा मेट्रो वाले शहर आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए पहली ड्राइवरलेस, क्या प्रथम ड्राइवरलेस पूछ ले कि पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई, तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है अगर बात करा जाए तो बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, इसकी शुरुआत किसने की है, तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना की शुरुआत की है किसने, तो यह लखनऊ में किया गया है। और किसने किया, राजनाथ सिंह ने। किसने भाई, राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। किसने भाई, तो राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। किसने, राजनाथ सिंह ने। अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। ये केंद्रीय एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना है क्या, तो इस परियोजना में डोर टू डोर, क्या डोर टू डोर जाकर क्या करेंगे, तो डोर टू डोर जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्या भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सारे कूड़े कचरे उठाए जाएंगे। क्या, सारे कूड़े कचरे उठाए जाएंगे। कहाँ से, तो सारे कूड़े कचरे उठाए जाएंगे, ध्यान रखना, उठाए जाएंगे। और ये कहाँ से उठाया जाएगा, तो सारे कूड़े कचरे उठाए जाएंगे। अगर बात करा जाए कहाँ से, तो ये बता सकते हो कि उठाया जाएगा कहाँ से, लखनऊ में ये सारा काम होने जा रहा है। उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह ने। और डोर टू डोर सभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से डोर टू डोर कूड़े कचरे उठाएंगे जिससे लखनऊ को स्वच्छ बनाया जाए। आपको पता है भाई कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर के साथ सूरत भी आपको दिखाई पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि लखनऊ भी आने वाले दिनों में बहुत स्वच्छ हो। ऐसी दशा में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियों की खोज की, तो याद रखना तितलियों की 8 नई प्रजातियों की खोज की गई है यूपी में। और यूपी में किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। क्या भाई, तराई क्षेत्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और लखीमपुर खीरी में अगर बात करें, और इसके अलावा पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर इसको देखा गया है। तो 8 आपको दिखाई पड़ेंगे कहाँ पर, तो 8 नई प्रजातियां उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगी तितलियों की। और उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, है ना। चलिए अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया, तो ध्यान रखना भाई, एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये सवाल बनता है। स्थापना की गई थी 1948 में। अगर पूछा जाए इसकी टैगलाइन क्या है, तो एकता व अनुशासन। एकता व अनुशासन, यह इसकी टैगलाइन है एनसीसी की। नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं इसको। और अगर बात करें तो अभी हाल ही में इसका एक ब्रांच कहाँ पर खोला गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ पर भाई, तो गोरखपुर में इसका एक ब्रांच खोला गया है। तो ब्रांच कहाँ पर खोला गया, गोरखपुर में। उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। और इसका अगर बात करें तो टैगलाइन क्या है, एकता और अनुशासन। जल्दी से बताओ कौन सी यहाँ पर फोर्स है जिसकी टैगलाइन है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या, जीवन पर्यंत जो कर्तव्य है, ये कौन सी फोर्स है जिसकी टैगलाइन है, सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि जीवन पर्यंत कर्तव्य ये किसकी टैगलाइन है ना। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी, अच्छा ये तो वही प्रश्न है, तो क्या बताओगे भाई, गोरखपुर बता दोगे, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न पे चर्चा करें, एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धामी उत्तर प्रदेश के किस जिले में। देखो भाई, मेरठ से बात करें तो मेरठ से पारुल चौधरी आपको दिखाई देंगी। पारुल चौधरी जिन्हें कि अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। क्या, पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। तो एक तो ये महत्वपूर्ण थी पारुल चौधरी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, और ये मेरठ की थी। अगर बात करें यहाँ पर अंकुर धामा का, तो ये कहाँ के हैं, बागपत के हैं। कहाँ के हैं, बागपत के हैं। पर पैरा गेम्स जब भी आए तो अपने को शीतल यादव का भी नाम याद रखना है। इन्हें भाई साहब अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने आइकन घोषित किया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो चुनाव आयोग ने इनको अभी हाल ही में आइकन घोषित किया गया है। और शीतल देवी याद रखना किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। क्या, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। और यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है, अंकुर धामा कहाँ के हैं, बागपत के हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बागपत होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला है
9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 का उद्घाटन किसने किया? अब देखो, कैच द रेन अभियान ना बहुत समय से चला आ रहा है। क्या? बहुत समय से चला रहा है। वर्षा की बूंदों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। क्या है? वर्षा की बूंदों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। कैच द रेन अभियान की बात करें तो कैच द रेन अभियान इसकी शुरुआत किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए होगा। उद्देश्य क्या है? तो वर्षा के जल का संचयन करना, यही इसका उद्देश्य है। और भारत का पहला राज्य जो वर्षा का जल संचयन करता है वह है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ वेलोर, इसका अनावरण कहां पर किया गया? स्टैचू ऑफ वेलोर से प्रश्न बनेंगे, निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें तो इससे प्रश्न बनेंगे जरूर, है ना। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें भाई साहब, तो अगर बात करें स्टैचू ऑफ वेलोर किसकी प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा है लचित बोरफुकन की। किसकी? लचित बोरफुकन की प्रतिमा है। मेरी बात समझना, किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की। ये कौन है लचित बोरफुकन? तो असम में अहोम साम्राज्य के, कौन से साम्राज्य के? अहोम साम्राज्य के बहुत ही पॉपुलर योद्धा हैं। अहोम साम्राज्य के बहुत ही पॉपुलर योद्धा हैं। ये जो प्रतिमा बनी है स्टैचू ऑफ वेलोर, ये भाई साहब स्टैचू ऑफ वेलोर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फीट। कितनी ऊंचाई है? 125 फीट ऊंचाई है। और अगर पूछा जाए कि ये किसकी प्रतिमा है भाई, तो बता चुके हैं लचित बोरफुकन की। और जब इनकी बात हमने कर ली तो भाई साहब क्या बताओगे? असम। कहाँ पे? तो असम में, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, असम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो लचित बोरफुकन की बात करें, इनकी प्रतिमा है, ये अहोम साम्राज्य के बहुत ही पॉपुलर योद्धा हैं। 125 फीट की ये प्रतिमा है। बनाया किसने है? रामवी सुतार ने। तो साहब रामवी सुतार को तो आप सभी जानते होंगे। रामवी सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले बहुत सारी प्रतिमाएं अब इन्होंने बना दी है। इतनी प्रतिमाएं बनाई हैं कि आगे वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रतिमा ऐसी है जो जिसका निर्माण इन्होंने नहीं किया है। क्या? जिसका निर्माण इन्होंने नहीं किया है। हाँ भाई, लचित बोरफुकन को ना पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता था। तो ये भी अगर ध्यान रखे पूछा जाए कि बताइए पूर्वोत्तर का शिवाजी किसको कहते हैं, तो पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है लचित बोरफुकन को। किसको? पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है लचित बोरफुकन को। पूर्वोत्तर का शिवाजी किसको कहते हैं? लचित बोरफुकन को कहते हैं। इस प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, असम। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया? देखो भाई, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 6 कृषि विश्वविद्यालय हो गए हैं। कितने? 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगर बात करें, एक तो केंद्रीय है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम है? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक तो यह मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक तो ये मिलेगा। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 5 अगर बात करें तो 5 में से कानपुर में है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बता सकते हो भाई, चंद्रशेखर आजाद जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में। एक मेरठ में मिलेगा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एक आपको मिलेगा फैजाबाद में या अयोध्या में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय यह मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 4 यहाँ से, 3 यहाँ से हो गए। एक अभी बात करें तो अगर बात करें तो बांदा में हो जाएगा, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय। और एक अभी हाल ही में कुशीनगर में किया गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की जो परिनिर्वाण स्थली है, यहीं पर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। तो 5 है भाई, एक मेरठ में है, दूसरा कानपुर में, तीसरा फैजाबाद में, चौथा बांदा में, 5वां कुशीनगर में और 6वां झांसी में। तो इसमें से केंद्रीय कौन सा है? तो केंद्रीय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेला टनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सेला टनल का उद्घाटन अगर पूछा जाए कहां पर किया गया, तो ध्यान रखना भाई, सेला टनल अगर बात करें तो सबसे ऊंचाई है 13,000 फीट की ऊंचाई है। कितनी? 13,000 फीट की ऊंचाई पर आप देखेंगे तो ये भाई साहब टनल है 13,000 फीट की ऊंचाई पर।
और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? देखो भाई, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति बीच में चर्चा में रही थी। अब पैरा ओलंपिक समिति है तो कोई ना कोई पैरा ओलंपिक खेलने वाला व्यक्ति ही आपको मिलेगा। तो पैरा ओलंपिक समिति देखो पहले कौन थी? तो पूर्व में यह पद था किसके पास? दीपा मलिक के पास। पर वर्तमान में किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया को। किसको भाई? देवेंद्र झाझरिया को। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक के, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। और ये खेल इनका था भाला फेंक। क्या था? भाला फेंक। एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें राजीव गांधी सम्मान भी मिला था, जिसको कि हालांकि अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित थे, ये ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित थे। और इन्हें अभी चुना गया है पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ चलते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? अब देखो भाई, गुरु गोरखनाथ की बात करें तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे भाई? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके सम्मान में एक जिला ही भाई साहब इनके नाम पर जाना जाता है। किस नाम पर? तो गोरखपुर जो जिला है वो इन्हीं के नाम पर, गोरखनाथ के नाम पर ही जाना जाता है, गोरखपुर जिला। अगर बात करें इनके फॉलोवर्स को, अनुयायियों को हम क्या बोलते थे? जोगी बोलते थे। और अभी हाल ही में अमेठी का एक स्टेशन है जायट स्टेशन, इसका नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि इससे पहले भी कई नाम परिवर्तित हुए, जैसे महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, वह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात करें तो ये रखा गया अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम। स्टेशन का नाम बदल करके फैजाबाद जंक्शन से चेंज करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। प्रतापगढ़ में भी स्टेशन का नाम चेंज करके और बेल्हा माई धाम कर दिया गया। तो हाल फिलहाल में बहुत सारे नाम परिवर्तित हुए, उसी में एक नाम है जायस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? तो 96वां ऑस्कर पुरस्कार में अगर बात करें तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? तो आप देखेंगे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को 7 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार मिले। कितने? 7 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार मिले। तो ओपेनहाइमर को कुल कितने श्रेणियों में भाई? 7 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार मिले। अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार इन्हीं को मिला। अगर पूछा जाए इस बार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? जल्दी से बता दो, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? और सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर याद रखना कि निर्देशक कौन थे? इतने सवाल बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? ये सवाल बन सकते हैं। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे सिलियन मर्फी। कौन थे? सिलियन मर्फी को इस बार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। तो सिलियन मर्फी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलान। क्रिस्टोफर नोलान यहाँ मिलेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, है ना। और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर। क्या? ओपेनहाइमर। ठीक है। तो कुल 7 श्रेणियों में भाई साहब ऑस्कर में सबसे ज़्यादा पुरस्कार इस बार जीता था ओपेनहाइमर ने। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। डायरेक्ट ही याद रखना है, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। कहाँ पर किया गया भाई? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। अगला है, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है? अब देखो भाई, अब हम मोबाइल फोन के निर्माण में ना आत्मनिर्भर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आत्मनिर्भर हो गए हैं मोबाइल फोन के निर्माण में। और अगर आप देखेंगे 96%, लगभग जितना मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है उसका 96% हम अब उत्पादन करने लगे हैं भारत में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 96% मोबाइल फ़ोन का उत्पादन भारत में ही करने लगे हैं हम, और आत्मनिर्भर होने के कगार पर हैं। लगभग पहले स्थान पर अभी भी चीन बना हुआ है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन सा है? भारत। क्या? भारत है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भारत होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पे चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान ने देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र। हाइड्रोन थेरेपी क्या होती है? तो ये जो थेरेपी है साहब, इसका उद्देश्य, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। किसमें? कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? IIT कानपुर में।
तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा, आईआईटी कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। हाँ, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है। हाँ भाई चलो, अच्छा भैया ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चर्चा करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में खोला गया है? अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय, अत्याधुनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मॉल भी आपको दिखाई देगा। क्या, मॉल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखोगे शानदार लाइब्रेरी भी दिखाई देंगे। क्या, शानदार लाइब्रेरी भी दिखाई देंगे। इसके अलावा इसमें ओपन जिम भी है। क्या है, ओपन जिम भी है। तो चलता फिरता शहर कह सकते हैं इसको। क्या, चलता फिरता शहर की इसको कह सकते हैं। और ये कहाँ पर बन रहा है, आजमगढ़ में। कहाँ पर भाई, आजमगढ़ में। महाराजा सुहेल देव के नाम पर यह विश्वविद्यालय बन रहा है। किसके नाम पर, तो याद रखना सुहेल देव राजकीय विश्वविद्यालय है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सुहेल देव राजकीय विश्वविद्यालय ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आगे चल के पेपरों में, ये बनेगा सवाल। तो इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, आजमगढ़ में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आजमगढ़। अगला सवाल कह रहा है कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 1979 में इसकी स्थापना हुई। कौन से फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, हयात फाउंडेशन के द्वारा। तो फाउंडेशन कौन सा है, हयात फाउंडेशन, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा, हयात फाउंडेशन के द्वारा। अगर बात करें तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार को हम क्या कहते हैं, वास्तुकला का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तुकला का नोबेल इसको बोला जाता है ना। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार को क्या बोलते हैं, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। 2023 में किसको मिला था, तो 2023 में मिला था सर डेविड एलन चेपरफील्ड को। इस बार किसको मिला है, तो जापान के रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार मिला है। कहाँ के हैं, जापान के हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्ट अथवा वास्तुकला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है, तो एनपीजी अगर बात करें, एनपीजी अगर बात करें तो यह प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से, साथ ही साथ दिल्ली में गांवों के विकास करने के उद्देश्य से। क्या भाई, दिल्ली में गांव के विकास करने या गांव में मौजूद जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं का सुधार करने के उद्देश्य से, गांव में मौजूद सुविधाओं के सुधार करने के उद्देश्य से अगर बात करें तो अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अमित शाह होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन प्रदान किया है। अब देखो, एक स्कीम शुरू की गई थी, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम है क्या, तो इसके तहत 1 लाख महिलाओं को क्या किया जाएगा, तो ड्रोन चलाने के लिए भाई साहब प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या, 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 1 लाख महिलाओं को किस क्षेत्र में, तो भाई ड्रोन चलाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण जो इनको मिलेगा, ये प्रशिक्षण मिलेगा किस क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में। क्या, ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें भाई साहब अगर प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये पर दिन दिए जाएंगे। कितने रुपये, 500 रुपये। हम चाहते हैं कि इनको रोजगार हो। दरअसल ड्रोन का प्रयोग इन दिनों बहुत तरीके से हो रहा है। ड्रोन का प्रयोग अगर बात करें तो कीटनाशकों के छिड़काव में हो रहा है। ड्रोन का प्रयोग आप देखेंगे तो वर्तमान में ड्रोन कैमरे में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा भी ड्रोन के बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं महिलाओं को, इससे रोजगार मिलेगा। 1 लाख महिलाओं को रोज चयनित किया गया है, पर हाल ही में अभी अगले 5 साल तक चयनित किया जाएगा। तो हाल ही में पहले चरण में 1000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान किया गया। कितने, 1000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा, 1000। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आर.के. विश्वकर्मा साहब को नियुक्त किया गया। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी। डायरेक्ट याद रखना है, उत्तर हो जाएगा आर.के. विश्वकर्मा, है ना। क्या होगा, आर.के. विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ये कहां पर है, देखो भाई, कोचरब आश्रम की बात करें तो याद रखना, कोचरब आश्रम की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में। इसी आश्रम को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, साबरमती आश्रम ही बोलते हैं। तो यह जो आश्रम है इसी को सामान्यतः किस रूप में बोला जाता है, तो साबरमती आश्रम के रूप में देखा जाता है। किस आश्रम के रूप में, साबरमती आश्रम के रूप में देखा जाता है। ये है कहाँ पर, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात में है। अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर भाई, तो हाल फिलहाल में अभी इसका उद्घाटन किया गया, गुजरात में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। क्यों, क्योंकि साबरमती आश्रम का फिर से अगर बात करें तो पुनर्निर्माण किया गया, है ना।
तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के डायरेक्ट ही याद रखना, क्या उत्तर होगा? किशोर मकवाना हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। और ये आपसे पूछने वाले सवालों में से एक है कि किशोर मकवाना को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, हमने बताया पीछे बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जब सफल हुई ना, तो इसके बाद राज्यों के द्वारा क्या किया गया? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया गया। और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये जो स्टॉल है इसका उद्घाटन किया गया कितने स्टेशनों पर? 205। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय, तो मां पाटेश्वरी देखिए माता पाटेश्वरी के अगर बात करें तो ये स्थल कहाँ पर है? बलरामपुर में। और बलरामपुर में कहाँ पर? तो बलरामपुर के तुलसीपुर में यह स्थल है। क्या है? बलरामपुर के तुलसीपुर में आपको यह स्थल दिखाई देगा। ऐसी दशा में माता पाटेश्वरी जो आपको स्थल दिखाई देगा राजकीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? बलरामपुर में। तो प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बलरामपुर, है ना। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या डी, बलरामपुर। अगला है वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन निम्न में से कहां पर किया गया? वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे? तो वायुमंडल की का अध्ययन करेंगे भाई साहब। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के सीहोर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के सीहोर में किया गया। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो यह नियुक्त किया गया है ए.एस. राजीव को। किसको भाई? ए.एस. राजीव को। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि इरास्मस पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया किसको? यह दिया गया है अमिताभ घोष को। क्या होगा? अमिताभ घोष होगा। तो देखो भाई, एक संक्षिप्त क्लास हम लेकर आए थे जिसमें हमारी कोशिश ये थी कि जितने महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर हम बात करें, जितने भी महत्वपूर्ण सम्मान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, वो हमने क्विक रिवीजन करा दिया, जिससे होली से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। और होली के बाद आएंगे तो क्या करेंगे भाई? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप भूल ना सके। क्या? ताकि आप भूल ना सके और पढ़ाई को जारी रखें। तो ये भाई साहब आपको क्लास कैसी लगी एक तो कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चों का। हाँ, कमेंट मैं देख रहा हूं भाई, सभी बच्चों को एक बार बता दो कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उत्कर्ष परिवार सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर लगभग 90% तक का डिस्काउंट लेकर आ रहा है होली के लिए, और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो कोशिश ये रहे कि इसका आप से ज़्यादा बच्चों को बता दें, इसका लाभ लें, बच्चों को बता दीजिए, है ना। और कल में भूलना नहीं है, कल एक यूपी स्पेशल की बढ़िया क्लास लेके आऊँगा जिसके तहत आपको रिवाइज करा दूंगा। ध्यान रखो, कल संडे है तो कल के लिए अपने को याद रखना है कि कल के लिए अपने को यह याद रखना है कि कल सुबह वाली क्लास नहीं है, शाम को, होली से पहले शाम को हम एक बढ़िया क्लास लेकर आएंगे यूपी स्पेशल का। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग यहाँ पर उस क्लास में भारी संख्या में आएंगे। अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, साथियों को बता दीजिए कि हाँ, पढ़ाई जारी रखें, हर कुछ करें, घर पे भी रहें तब भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो चलो भाई, इस तरीके से आपसे लेते हैं विदा। आज की ये जो संक्षिप्त क्लास थी समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि क्लास पसंद आई होगी। सभी बच्चे जाते जाते सेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर शुभ रात्रि, धन्यवाद साथियों, जय हिंद आप सभी को।